So now let's start with the topic of EMI and alternative current. अल्टरनेटिव करंट और ईएमआई को आज समझते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का टॉपिक होगा, क्योंकि दिस टॉपिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इस पूरे कोर्स में सबसे मुश्किल चैप्टर है, लेकिन ये 7 मार्क्स का पूरा सिक्योर करके दे रहा है। सो उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें भी मैटर इसलिए करती हैं, क्योंकि मार्क्स मिल रहे हैं तो हमें मार्क्स छोड़ने नहीं। सो इसमें एक पूरा 5 मार्क्स का लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है। मतलब पेपर का एक लॉन्ग आंसर अकेले इसी चैप्टर से आ रहा है, ठीक है? तो इसको छोड़ना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। 25 मिनट लगेंगे कम से कम, मैक्स टू मैक्स। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मेन इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में मतलब मैं समझा दूँगा, ठीक है? एंड तो मतलब इसका पूरा आंसर, मतलब पूरा का पूरा जो टुकड़ों में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसका पूरा आंसर साथ में तुम्हें लिखना है, ठीक है? पूरे एग्ज़ाम का आंसर है ये 7 मार्क्स का, आई मीन 5 मार्क्स का। तो इसको अच्छे से समझ लेना। मतलब अगर तुम इस पूरे चैप्टर को लाइक थोड़ा बहुत मास्टर भी नहीं कर पाए, तब भी टुकड़े-टुकड़े में मार्क्स मिल जाएँगे। अगर टुकड़े समझ लिए तो 2-3 मार्क्स मिल जाएँगे उसमें से। सो दैट्स द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब रोड मैप समझते हैं कि रोड मैप में कौन से चैप्टर्स आने के, आई मीन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडेज लॉ से। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस लॉ क्या होता है। ये लेंस लॉ जो है, यही है हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन का पहला हिस्सा, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है और हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, मतलब सोलेनॉइड्स क्या होते हैं। सो ये 5 मार्क्स का दूसरा हिस्सा हो गया क्वेश्चन के, ठीक है? एंड फिर एसी बेसिक्स पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट के बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, विच इज़ एलसीआर और रेजोनेंस अल्टरनेटिव। ये 5 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब ये 5 मार्क का लास्ट पार्ट है। ये 6 चीज़ें हैं और इसके अंदर 3 जगह मैंने तुम्हें मार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है? ये 3 अलग-अलग एग्ज़ाम के आंसर्स हैं। अगर एक नहीं भी आया तो बाकी 2 से मार्क्स तुम्हें मिल जाएँगे, ठीक है? तुम उनको आंसर्स देके, चाहे क्वेश्चन इसी टाइप का हो, बट आंसर देके तुम डायरेक्टली इसका फाइनल मार्क्स अपने जो 1-2 या 2-3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ कि ये होता क्या है? पहले तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा होता है, जो पिछली वीडियो से मतलब जो पिछली वीडियो से भी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है? सेकंड वीडियो में। सो मान लो एक कॉइल है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन गुज़र रही है, ठीक है? कितनी लाइन गुजर रही है, वही फ्लक्स होता है, ठीक है? और उस फ्लक्स का जो सिंबल होता है, जिससे हम इसको सिंबलाइज़ करते हैं, वो होता है हमारा फ़ी। अब फ़ैराडे ने क्या कहा? फ़ैराडे ने ये कहा कि जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फ्लक्स बदल जाएगा, तो कॉइल में करंट आ जाता है, ठीक है? तो मतलब जैसे अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो फिर कंस्टेंट है, ठीक है? मतलब जब तक फ्लक्स कंस्टेंट है, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कुछ भी बदलता है, कुछ भी 0.1% का भी चेंज आता है, तो कॉइल में करंट आ जाता है लाइक डायरेक्टली। इसको समझने का सबसे बेस्ट है एग्जांपल जो ये हम समझ पा रहे हैं, व्हिच इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स माइनस डी फाई डी फी बाय डी टी, ठीक है? डी फी बाय डी टी। और वो माइनस का साइन देख पा रहे हो, डी फी बाई डी टी से पहले जो आ रहा है, वो बस ऐसे ही नहीं है, वो पूरे एक मतलब वो पूरा एक अलग लॉ है, ठीक है? उसी को लेंज़ लॉ कहते हैं हम। लेंज़ लॉ इसी चीज़ को बोलते हैं और वो तुम्हारे 5 मार्क्स का पहला हिस्सा है क्वेश्चन का। अब अगर हमने समझ लिया कि लेंज़ लॉ के बारे में हमने बातचीत शुरू करी है, तो अब अच्छे से समझ भी लेते हैं कि लेंज़ लॉ होता क्या है और इस पे थोड़ा ध्यान देना, लेंज़ लॉ इज़ इम्पोर्टेंट, सो ये काम आएगा आगे की चीज़ों को समझने में। लेंज़ लॉ का कहना है कि इंड्यूस्ड करंट से इंडस्ड करंट्स उस चेंज का अपोजिट करता है, मतलब उस चेंज को अपोज करता है जिसने उसको पैदा करा है, जिसने उसको स्टार्ट किया है, जिसने उसको स्टार्ट किया है, ठीक है? सो मतलब क्या है कि लेंज़ लॉ ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट उस चेंज को अपोज करता है जो उसको स्टार्ट कर रहा है। अपोज मतलब वो चेंज को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो चेंज को लाइक हैपन होने से रोक रहा है, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा विजुअलाइज़ करके समझने का ट्राई करें, तो एक बार स्क्रीन पे देखो, मैग्नेटिक कॉइल की तरफ आ रहा है, ठीक है? मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है, आई मीन फ्लक्स बढ़ रहा है और इंड्यूस्ड करंट ऐसा बनता है कि वो मैग्नेट को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब मैग्नेट को पीछे खींचे और फ्लक्स मतलब अगर हम मैग्नेट को थोड़ा पीछे खींच दें, तो फ्लक्स देख रहे हो कम हो रहा है। अब करंट इसमें उल्टा हो जाएगा। अब वो मैग्नेट को जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? मतलब अब वो मैग्नेट को जाने से ही रोकने की कोशिश कर रहा है।
तो दोनों केस में करंट चेंज को अपोज़ कर रहा है, वही हमारा लेंज़ लॉ है। इसको समझना थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट अगर इसको समझना है तो असली सवाल जो एग्ज़ाम में आ सकता है व्हिच इज़ लेंज़ लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज़। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? Len's law is a consequence of principle of conservation of energy. So justifies this statement. तो ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसका आंसर एक छोटी सी सोच में है। सुनो इसको, ठीक है? विच इज़ मान लो कि लेंज़ लॉ उल्टा होता। मान लो इंड्यूस्ड करंट चेंज को अपोज़ करने के बजाय उसका साथ देता। तो क्या होता? मैग्नेट को थोड़ा-सा अगर धक्का देते तो करंट बनेगा मतलब करंट मैग्नेट को और तेज़ धकेलेगा, ठीक है? और ज़्यादा फ्लक्स बढ़ जाएगा और मतलब और ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा, आई मीन सॉरी। तो जितना ज़्यादा करंट बनेगा और वो उतना ज़्यादा लाइक मैग्नेट को धकेलेगा मतलब आगे की तरफ बढ़ाएगा, हमेशा के लिए, बिना किसी एनर्जी के एक्स्ट्रा इनपुट के। मतलब तुम्हें मुफ़्त की मतलब फ्री की इन्फिनिट एनर्जी मिल जाती और वो एनर्जी कंज़र्वेशन के अगेंस्ट है। किसी भी टाइप के कंज़र्वेशन के अगेंस्ट जा रहा, वो फिज़िक्स के लॉज़ के अगेंस्ट है। इसलिए लेंज़ लॉ का ऐसा होना ज़रूरी है। वो एनर्जी कंज़र्वेशन का ही नतीजा होता है, ठीक है? मतलब एनर्जी को कंज़र्व करके रखने का, वो एक पूरा प्लान्ड वे है यू कैन से, ठीक है? तो हम अपनी फ़िज़िक्स के लॉज़ के अपोज़िट नहीं जा सकते, चाहे हम जितने भी बड़े फ़िज़िसिस्ट बन जाएँ, एक लिमिट है फ़िज़िक्स की अनटिल एंड अनलेस वी डिस्कवर समथिंग न्यू। तो वैसे ही लेंज़ लॉ कहता है कि मतलब आप कोई भी टाइप की मतलब इनफ़ाइनाइट एनर्जी नहीं बना सकते, वो सिर्फ़ अपोज़ करेगा, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें अपोज़ करेगी, ठीक है? तो अगर इसको जस्टिफ़ाई करना है तो इसको एज़ इज़ लिख दें। ये पैराग्राफ 2 मार्क्स का होगा, ठीक है? ये पैराग्राफ कौन-सा? जस्टिफ़िकेशन का। अगर इंड्यूस्ड करंट चेंज को अपोज़ ना करके उसको सपोर्ट करता, तो करंट अपने आप बढ़ता जाता और बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के इनफ़ाइनाइट एनर्जी पैदा होती रहती। ये एनर्जी कंज़र्वेशन के अगेंस्ट है, इसलिए इंड्यूस्ड करंट को चेंज का अपोज़ करना चाहिए या विरोध करना चाहिए, ठीक है? करना ही पड़ेगा, आई मीन। या मतलब ये कि लेंज़ लॉ एनर्जी कंज़र्वेशन का सीधा का सीधा नतीजा होता है, एक सीधा आंसर होता है। तो इसको एज़ इट इज़ लिख देना। ये पैराग्राफ तुम्हें 2 मार्क्स तो सिक्योर करके दे देगा। इसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं जो समझनी है हमें, व्हिच इज़ सेल्फ इंडक्टेंस एंड हाफ एल आई स्क्वायर। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक कॉइल में करंट बढ़ा रहे हो, ठीक है? करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है और बदलता हुआ फ्लक्स ईएमएफ पैदा कर देता है उसी कॉइल के अंदर और लेंस के हिसाब से वो ईएमएफ करंट को बढ़ने को अपोज करेगा, मतलब करंट के बढ़ने को अपोज करेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। कॉइल अपने आप का विरोध कर रही है, इमेजिन करो। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। और इस सेल्फ इंडक्टेंस के अकर होने को अगर हम सिंबलाइज किसी चीज़ से करना चाहते हैं तो वो सिंबल होता है हमारा एल। मतलब कि हमने ई इक्वल्स माइनस एल डी आई अपॉन डी टी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एज अ फार्मूला बेसिस, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है, राइट? सो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए विच इज़ प्रूफ करो कि कॉइल में करंट आई बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो हाफ एल आई स्क्वायर्ड है। ये 4 लाइन ध्यान से देखना, ठीक है? ये 4 लाइन देखना ध्यान से जो मैं अब बताने वाला हूँ तुम्हें। फर्स्ट लाइन सेज कि अपोजिंग ईएमएफ हम लिख देंगे, ठीक है? मतलब हम लिख देंगे अपोजिंग ईएमएफ जैसे ई इक्वल्स माइनस एल डी आई अपॉन डी टी ब्रैकेट में, ठीक है? फिर लाइन सेकंड में हम क्या से लिख सकते हैं? उसके अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क होता है, वो लिख देंगे, ठीक है? डी टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एल आई डी आई, ठीक है? लाइन मतलब हमने ये समझ लिया है कि अगर हमारा डी टी कैंसिल हो जाएगा तो हम पे बचेगा एल आई डी आई, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम थर्ड लाइन को समझे विच सेज कि इंटीग्रेट करना है ज़ीरो से आई, मतलब ज़ीरो से आई तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये थर्ड लाइन को हो जाएगा विच सेज वो आ जाएगा हमारा डब्ल्यू इक्वल्स इंटीग्रेटिंग एल आई डी आई, ठीक है? सिंपल सी बात है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो तुम्हें लिखना है, लाइन चौथी जो फाइनल आंसर दे देगा विच इज़ हाफ एल आई स्क्वायर्ड, ठीक है? हाफ एल आई स्क्वायर्ड लिख दोगे तो ये तुम प्रूफ कर दे रहे हो, ये तुम डिराइव कर दे रहे हो।
वही ट्रिक है कि 4 लाइन का ये डेरिवेशन है, इसका शेप याद रखना व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले, किसी भी टाइप का डेरिवेशन पूछ ले ना, कि लाइक तुम इस चीज़ को प्रूव करो या डिराइव करो कि जो करंट आई बन रही है, उसके लिए जो एनर्जी लगती है, वो हाफ एल आई स्क्वायर्ड है। तो अगर हाफ एल आई स्क्वायर्ड को प्रूव करना है कि जो एनर्जी लगती है वो हाफ एल आई स्क्वायर्ड है, तो तुम्हें ये 4 पॉइंट्स को लिखना है इज़ मस्ट, ताकि तुम्हारे मार्क्स एड अप हो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अभी तुमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, अब इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस में कॉइल खुद को अफेक्ट कर रही थी, देख रहे थे कि कॉइल खुद को ही अफेक्ट कर रही है। और म्यूचुअल में एक क्या चीज़ होती है कि एक कॉइल दूसरी को अफेक्ट करती है, मतलब एक कॉइल जो है वो दूसरी को अफेक्ट करेगी, ठीक है। और एग्जाम में एक स्पेसिफिक केस आ जाएगा विच इज़ दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है। तुम्हारे पास दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हो गए, ठीक है। मतलब एक सोलेनॉइड दूसरे के अंदर है, ठीक है, सेम एक्सिस पे। तो इसको अगर तुम डिराइव करोगे, प्रूफ करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हैपन हो रही है, तो तुम कैसे करोगे इस चीज़ को। तो पहले तो इसका सेटअप लिख देना, मतलब ड्रॉ कर देना कि एक आउटर सोलेनॉइड है जिसका नाम हमने S1 दे दिया, और एक इनर सोलेनॉइड है जिसका नाम S2 दे दिया। और N1 जो है हमारा टर्न कर रहा है, और उसका रेडियस अपना R1 है ना। उसके बाद N2 हमारा टर्न कर रहा है, ठीक है। उसके उसका हमारा जो टोटल लेंथ हो गया पूरी कॉइल का, वो हो गया हमारा लेंथ L, ठीक है। तो लाइन एक, मतलब फर्स्ट लाइन में तुम ये लिख सकते हो कि बाहर वाले सोलेनॉइड का जो फील्ड है वो B इक्वल्स म्यू ज़ीरो एन वन आई वन है, ठीक है। ये याद रखना, मतलब वन आई वन, ठीक है। मतलब क्या कि हम फर्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं कि बाहर वाले जो सोलेनॉइड है उसका जो फील्ड बन रहा है, उसका फॉर्मूला हमारा B इक्वल्स म्यू ज़ीरो एन वन आई वन है, ठीक है, आई वन। ये सोलेनॉइड का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि सोलेनॉइड का क्या फार्मूला है। उसके बाद तुम लाइन सेकंड में लिख सकते हो विच इज़ अंदर वाले से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है। मतलब टर्न्स इनटू फील्ड इनटू एरिया, मतलब कितने टर्न फील्ड से मतलब जितने भी, अगर हमें पता लगाना है कि मतलब कितनी सारे फ्लक्स लिंक हो रहे एक दूसरे से अंदर वाले, तो उसके लिए फार्मूला विच इज़ कि टर्न्स इनटू फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो इससे हमें पता चल जाता है कि अंदर कितने फ्लक्स लिंक हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड लाइन में लिखो M इक्वल्स फ्लक्स अपॉन करंट। डेफिनेशन भी है इसकी, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है, M इक्वल्स फ्लक्स अपॉन करंट। इसकी डेफिनेशन याद स्पेसिफिकली रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो, वही पेपर में डायरेक्टली आएगा। तुम्हें कोई भी चीज़ अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो और तुमसे बोल दिया जाए कि आपको बताना है कि मतलब लाइक अगर कोई भी चीज़ करंट कैसे फ्लो कर रही है इन द लाइक फ्लक्स के अंदर, ठीक है। तो फ्लक्स के अंदर अगर पूछ ले तो डायरेक्टली लिख देना M इक्वल्स फ्लक्स अपॉन करंट। फिर फोर्थ लाइन ये कहती है कि N1 की जगह N1 अपॉन वन डाल दो, ठीक है। मेरा मतलब क्या था, N1 की जगह एन N1 अपॉन वन डाल दोगे तो इससे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। मतलब ये जो चार लाइन है, देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो। इस चैप्टर के सारे लाइक डेरिवेशंस जितने भी मैंने बात करे हैं अभी तक, तुमने जितने भी सुने होंगे, राइट। तो मैंने चार ही लाइन के डेरिवेशंस बताए, तो इन 4 मार्क्स में तुम्हें हर एक लाइन का 1 मार्क मिल रहा है। तो तुम जितना ज़्यादा इसको भरोगे और लिखोगे, और मोर इन्फॉर्मेटिव और मोर क्लैरिटी के साथ लिखोगे ब्रैकेट्स में डाल के स्क्वायर्स करके, तो उतनी ज़्यादा रीडर के लिए, उतनी ज़्यादा टीचर के लिए जो चेक कर रहा है पेपर, उसके लिए बेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, विच इज़ अल्टरनेटिव करंट के बेसिक्स क्या होते हैं। अब अल्टरनेटिव करंट वो करंट जो बार बार डायरेक्शन बदलती रहती है, साइन वेव की तरह। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी का जो एवरेज वैल्यू है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि आधे टाइम वो ऊपर है, आधे टाइम वो नीचे है। तो उसको नापेंगे कैसे। इसके लिए आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। वो इफ़ेक्टिवली बता देता है कि एसी कितना काम कर सकती है, समझ रहे हो। तो घर में जो 220 वोल्ट आता है ना, वो आरएमएस वैल्यू होती है, हमारी आरएमएस की वैल्यू होती है, विच इज़ 220 वोल्ट जो हमारे नॉर्मली घरों में आता है, ठीक है। पीक एक्चुअली उससे ज़्यादा है, मतलब पीक वैल्यू जो होती है आरएमएस की, वो ज़्यादा होती है। मतलब वो होती है अराउंड 311 वोल्ट्स, ठीक है।
तो अब इसका लास्ट टॉपिक क्या है, मतलब जो अभी हमें पढ़ना है एसी के बाद का जो लास्ट टॉपिक है, विच इज़ एलसीआर एंड रेजोनेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेना। जैसे हमने इससे पहले सेकंड टॉपिक पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सो एलसीआर एंड रेजोनेंस पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, एलसीआर क्या होता है, फटाफट से। नाउ अब लास्ट टॉपिक विच इज़ 5 मार्क्स का, ये अल्टरनेटिव है, सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सर्किट में 3 चीज़ें सीरीज में होती हैं, रजिस्टर आर, इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी, और उसमें एसी चल रही होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट चल रही होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों करंट को अलग अलग तरीके से रोकते हैं और वो सेम टाइम पर पीक नहीं करते, उससे बचाते हैं। इससे लाइक इसीलिए उन्हें सीधा जोड़ नहीं सकते, मतलब सीधा डायरेक्टली प्लस में नहीं ऐड कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम का क्या काम होता है, आगे पहले समझते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो स्क्रीन पे, ठीक है। वी आर रेफरेंस पे है और वी एल उससे 90 डिग्री के आगे है, वी सी 90 डिग्री के पीछे। तो वी एल और वी सी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस कैसे लग रहा है ये तो हम देख पा रहे स्क्रीन में। वी इक्वल्स टू रूट में वी स्क्वायर वी स्क्वायर आर प्लस वी सी माइनस वी एल, दोनों ब्रैकेट्स में, तो होल का स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन जी, तो जी इक्वल्स हो गया आर स्क्वायर, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें बातें हैं। अब यहाँ पे बात समझो कि जो जी मैं बात कर रहा हूँ ये होता है इम्पेंडेंस। इम्पेंडेंस, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का टोटल अपोजिशन, ठीक है। मतलब मेरा क्या है कि इम्पेंडेंस जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का टोटल अपोजिट होता है और रेजिस्टेंस का एसी वर्जन होता है, मतलब एसी वर्जन होता है, अल्टरनेटिंग करंट वर्जन होता है। देखो, मतलब अब रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। इसको ना सिर्फ ये देखो, कुछ चीज़ें जो कंफ्यूजिंग लग रही होगी, जो समझ नहीं आ रही होगी, उसके ऊपर ओवर बर्डन या ओवरलोड करने से बेटर है बस समझ लो कि जी क्या होता है। जी होता है हमारा इम्पेंडेंस और एसी सर्किट का टोटल अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का एसी वर्जन होता है, ये समझ लो। रेजिस्टेंस का एक टाइप का वर्जन है, अगर हम समझने बैठे तो उसका एसी वर्जन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें कि रेजोनेंस क्या होता है, और ये इस सेक्शन का मेन पॉइंट भी है जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है। जी में है आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाएं तो वो ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएंगे और तब z इक्वल्स सिर्फ r हो जाएगा, ठीक है, मतलब मिनिमम पॉसिबल। और z मिनिमम मतलब करंट मैक्सिमम, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। इस कंडीशन को जो पूरी हैपन हुई उसके अंदर रेजोनेंस आ रहा है। तो अगर इसको ढंग से समझने बैठे कि कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, तो उसके लिए देख सकते हैं एक्स एल इक्वल्स एक्स सी रख दे, तो ओमेगा एल इक्वल्स 1/ओमेगा सी हो जाएगा। फिर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा स्क्वायर्ड इक्वल्स 1/LC हो जाएगा, और इसका रूट ले लें तो ओमेगा इक्वल्स 1/√LC हो जाएगा, ठीक है। इजीली इसको समझना है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। अगर हमारे से रेजोनेंस पूछ रहे हैं तो रेजोनेंस मिनिमम पे, मतलब इम्पेंडेंस की मिनिमम पे और करंट मैक्सिमम पे क्या क्या निकालना है वो सब हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। और तीसरी लाइन में तुम ये लिख दो, मतलब ये 3 लाइन के अंदर तुम्हें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। और मतलब लास्ट चीज़ जो आ जाती है ना इसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर, वो होती है ग्राफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो करंट भी प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और करंट को प्लॉट करेंगे। करंट पहले बढ़ता है, रेजोनेंस पे पीक करता है और फिर गिर जाता है, ऐसे ही काम करता है ये ग्राफ के अंदर। अगर हम विजुलाइज करने बैठ रहे हैं, वो पीक वाला ग्राफ बनाना ज़रूरी है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगा जाता है उसको, लाइक पेपर के अंदर, ताकि तुम्हारे मार्क्स सिक्योर्ड होने में और ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो एग्ज़ाम सेक्शन के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स तुमसे पूछ सकते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। विच इज़ कि पहले तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेगा ए, स्टेट लेंस लॉ, जस्टिफाई दैट इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक आंसर दे दो। और बी क्वेश्चन, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनाइड्स ऑफ डिफरेंट रेडिया एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ टर्न्स। तो पहला ए वाला क्वेश्चन क्या था, इसको तोड़ो,
क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज़ कि हमें पहले तो बोला स्टेट लेंस लॉ, तो हम पहले स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद बोल रहे हैं कि जस्टिफाई दैट इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑन एनर्जी। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि इन्फिनिट एनर्जी का जो मैंने जस्टिफिकेशन दिया था ना, तुम्हें बताया था कि कैसे इन्फिनिट एनर्जी बन सकती थी, तो उस चीज़ को तुम लिख दोगे तो तुम्हारे 2 मार्क्स बन जाएंगे। फिर बी में अब क्या है कि 4 लाइन की हमें डेरिवेशन लिख देनी है और साथ में उसका डायग्राम बना दिया अगर, तो हमारे 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन की भाषा थोड़ी हार्ड लग रही होगी, बट अगर क्वेश्चन को समझने बैठे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, विच इज सेज डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनाइड्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ टर्न। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस करो, मेरे को बताओ कि कैसे ये चीज़ काम कर रही है। तो अगर वो पूछ भी रहा है, वो बता भी रहा है कि 2 कोएक्सियल सोलेनाइड्स के लिए, तो वो मतलब चाहता है कि आप मुझे विजुअलाइज करने में भी हेल्प कराओ। तो आप पहले तो डिराइव कर दो, ठीक है, कि इससे रिलेटेड मतलब हम डेरिवेशन डाल देंगे उसका, मतलब 4 लाइन की डेरिवेशन विद डायग्राम लिख देंगे और हम साथ में इसका डायग्राम बना देंगे, मतलब हम डायग्राम शो कर देंगे। तो इसमें हमारे को 2 से 2.5 से 3 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर्ड हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये आ सकता है, यूजिंग अ फेजर डायग्राम फॉर अ सीरीज LCR circuit, derive the relations for the current and the expression for resonance frequency। ठीक है, draw a plot showing the variation of peak current with frequency। ये थोड़ा सा समझना हार्ड है, ये मैंने जैसा बोला था चैप्टर में कि थोड़ा क्वेश्चंस को डिकोड कर लिया तो कुछ भी सॉल्व हो सकता है। इसके अंदर अगर हम मार्क्स सिक्योर करने बैठे, तो पहले तो समझो कि कैसे मार्क्स इसमें करेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, आई मीन। पहले क्या पूछ रहा है, यूजिंग फेजर डायग्राम फॉर अ सीरीज LCR डायग्राम। ठीक है, तो तुम फेजर डायग्राम बना दो एक, है ना, तो तुम्हें उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे उसके। एंड उसके बाद क्या बोला है, डिराइव द रिलेशन ऑफ करंट एंड एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो उसको तुम्हें अगर दिखाना है, तो तुम ZNI को बता दो कि ZNI प्लॉटिंग कर दो, उसका 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद रेजोनेंस की डेरिवेशन दे दो कि रेजोनेंस क्या होता है, जैसा हमने ऊपर 4 लाइन में बात करी थी। 4 लाइन में भी नहीं, बस फॉर्मूला लिख दोगे तो सिंपल है, उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। और बस प्लॉट कर दो, मतलब वहाँ पे लिख दो, डायग्राम में प्लॉटिंग कर दोगे तो तुम्हें 1 मार्क्स उसका मिल जाएगा, मतलब ऐसे ही 5 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और या मतलब इतना इनफ है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा, शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट आई इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज हाफ एल आई स्क्वायर। ये क्या पूछ रहा है, ये डायरेक्टली तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम डिराइव करो हाफ एल आई स्क्वायर को, ठीक है, कैसे ये चीज़ हो रही है, शो डैट। तो इसको मतलब और इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट आई विद n टर्न्स। मतलब वो अपनी बकैती बोल देगा, बट तुम्हें ना सिंपल सा, अगर इसमें बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन, शो दैट, डिराइव, प्रूव दैट, तो तुम सीधा अपना आंसर लिखो, विच इज़ B इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला है हमारा लाइक इसका इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। तो इसको अगर हमें अच्छे से समझना है, सेल्फ इंडक्टेंस हमारा सोलेनॉइड भी होता है, याद रखना। तो इसको स्ट्रक्चर देखो, दोनों क्वेश्चन में ना और टाइप है, ठीक है, मतलब दोनों क्वेश्चन और टाइप है, या तो फर्स्ट वाला आ जाएगा या तो सेकंड वाला आ जाएगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, या तो लेंस प्लस सोलेनॉइड लिखो या फेजर प्लस रेजोनेंस लिखो। मेरी यही सलाह रहेगी कि लेंस वाला तैयार रखना, लेंस वाला समझ के रखना, क्योंकि उससे आधा हिस्सा उसका सिर्फ जस्टिफिकेशन का है, सिर्फ एक पैराग्राफ का है, और उसमें ज़्यादा कोई मैथ्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो मार्क्स वाले में ये हाफ एल आई स्क्वायर्ड या फिर सोलेनॉइड का फील्ड ये कर लेना। इसमें से सोलेनॉइड वाला आसान होगा, जिसका फॉर्मूला बी इक्वल्स म्यू ज़ीरो एन आई है। छोटा सा डेरिवेशन है, और इसके 3 टिप्स मैं अगर तुम्हें देने बैठूं कि अगर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो पहला टिप हो गया कि लेंस लॉ वाले जस्टिफिकेशन में जो इन्फानाइट एनर्जी वाली बात बोली थी ना मैंने, वो लिख देना बहुत ज़रूरी है। वही हमारा असली आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, LCR वाले क्वेश्चन में फेजर डायग्राम और ग्राफ दोनों बना दोगे तो तुम्हें उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलने के चांसेस है, और अगर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे तो पूरे ही मिल जाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद तीसरा जो लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, विच इज़ हर डेरिवेशन लाइन बाय लाइन लिखना और लास्ट लाइन को बॉक्स में लिख देना। आज हमने क्या पढ़ा अच्छे से, थोड़ा सा ये टफ था मैं समझ सकता हूँ, बट इस टफनेस को अगर इजी करना है तो नोट्स पढ़ना और DPP को सॉल्व लास्ट में करने का ट्राई करना, ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आए और हम इम्प्रूव कर पाए। तो इसका एक बार रीकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ों को स्टडी आउट कर लिया है।
तो पहले तो हमने पढ़ लिया है कि फ्लक्स जब बदलता है तभी हम ईएमएफ लिखते हैं, मतलब ईएमएफ में कोई चेंज आता है, हमने ये समझ लिया, विच इज़ डी ईटा अपॉन डी टी, ठीक है। डी या एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया कि लेंस क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट चेंज हो, मतलब इंड्यूस्ड करंट जो हो रही है उस चेंज को अपोज करना ही लेंस लॉ कहता है, लेंस का काम है, ठीक है। जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, कि अगर ये ना हो तो एनर्जी इन्फिनाइट फ्रीली हो जाएगी, मतलब फ्री इन्फिनाइट एनर्जी हो जाएगी, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के अगेंस्ट है फिजिक्स के लॉस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ गया, ई इक्वल्स माइनस एल डी आई अपॉन डी टी ब्रैकेट में, ठीक है। ये भी याद रखना। एनर्जी इन इंडक्टर क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल्स हाफ एल आई स्क्वायर, ये चार लाइन में डिराइव कर देना। फिर हमने पढ़ा को एक्सियल सोलेनोइड्स, जो है अपना एम इक्वल्स म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर वन का होल स्क्वायर अपॉन एल। तो ये चार लाइन में डिराइव कर देना इसको भी। उसके बाद सोलेनॉइड फील्ड पढ़ा, फिर हमने आई आर एम एस पढ़ा, देन हमने जी इक्वल्स रूट में आर स्क्वायर्ड प्लस, मतलब हमने इसके अंदर आई इक्वल्स वी अपॉन जेड निकाला। उसके बाद हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा। तो ये 10 लाइन है और इन 10 लाइंस में 7 मार्क्स है, और ये कोर्स का सबसे मुश्किल था चैप्टर, जो कि अब हो गया। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ एक बार में समझ में आ जाए, तो नहीं आया होगा, ऑब्वियसली बात है। ये चैप्टर 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? ये नॉर्मल बात है, मतलब जनरली किसी को भी पढ़ना पड़ेगा, और ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ़ इतना समझ लो, 3 डेरिवेशंस ब्लैंक पेज पे लिख के अगर करोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, व्हिच इज़ हाफ एल आई स्क्वायर्ड, म्यूचुअल इंडक्टेंस और रेजोनेंस का, ठीक है? लाइन्स की काउंट को याद रखना, 4, 4, 3, ठीक है? उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो कल सुबह दोबारा, या फिर आज सुबह एक बार, आज रात में थोड़ा कर लेना ढंग से, ठीक है? इसको रेड मार्क करके और कल पहले इसी को देख लेना, ठीक है? और एक बात याद रखना कि आज तुमने दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म कर दिया है इस लेक्चर को लेके। आगे के सारे चैप्टर, सारी चीज़ें बहुत आसान है। कल हम पढ़ेंगे एटम्स, न्यूक्ली एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तीनों बहुत ईज़ी हैं। तो कल मिलते हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।